हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चल रहा है तो उसमें हम आगे देखेंगे। तो इसके आगे वाली वीडियो में हमने गतिज ईएमएफ का जो समीकरण निकाला था, आज हम उसके जो उदाहरण है और उसके जो अभ्यास के जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। तो उदाहरण 6.6। तो 1 मीटर लंबी धातु की एक छड़ को 50 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घुमाया गया है। छड़ का एक सिरा वृत्ताकार धात्विक वलय जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। यहाँ पे ये छड़ है, उसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 1 मीटर है। उसको एक केंद्र पर, एक सिरा उसका एक केंद्र पर है और दूसरा सिरा उसके परिध पर है, पर इस प्रकार जुड़ा है। तो उसकी गति वलय के केंद्र से जाने वाले तथा वलय के तल में अभिलंबवत अक्ष के परिध है। अक्ष के अनुदिश एक स्थिर तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला सर्वत्र उपस्थित है। यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र है, 1 टेस्ला जितना। तो केंद्र तथा धात्विक वलय के बीच विद्युत वाहक बल क्या होगा। यहाँ पे जो छड़ है वो घूर्णन करती है, तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन लॉरेंस बल के कारण बाहरी सिरे से की ओर गति करते हैं तथा वलय के ऊपर वितरित हो जाते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे, बाहरी सिरे पर वो गति करने लगते हैं। तो उसके कारण आवेशों के परिणामी पृथक्करण के कारण छड़ के सिरों के बीच क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल के एक निश्चित मान के लिए इलेक्ट्रॉन तथा अधिक प्रवाह नहीं होता तथा स्थायी दशा पहुंच जाती है। तो इसका यहाँ पे हमने गतिज ईएमएफ का जो समीकरण है E=BLV का उपयोग करने पर जब छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है तो इसकी लंबाई क्या होगी, यहाँ पे dr जितनी r जितनी लंबाई होगी, लेकिन उसमें परिवर्तन होता रहेगा क्योंकि यहाँ जो छड़ है गति करता है, इसलिए इसको यहाँ पे dr लिखा है। तो उसके आसपास उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कितना होगा, DE=BV/dr। ओके, तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल E समेशन में DE। ओके, तो उसका समानुपाल क्या होगा, 0 से r तक, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, r जितनी। तो BV/dr, B यहाँ पे V=ωr, क्योंकि यहाँ पे जो वेग है वो कोणीय वेग है, इसलिए ωr का उपयोग किया गया है। यहाँ पे जो B ωr की जगह पे हमने ये r लिखा क्योंकि इसकी लंबाई r जितनी है। तो r² dr का क्या होगा, उसका भी r होगा, तो r²/2। तो E=1/2 2π 50। यहाँ पे B कितना है, 1 टेस्ला, और R की वैल्यू कितनी है, 50। ओके, और B की वैल्यू 1 टेस्ला जितनी। तो यहाँ सारी वैल्यू रख के E कितना मिलेगा, 157 वोल्ट। ओके, जो आगे वाले जो हमने गतिज ईएमएफ का जो निकाला था वो आयताकार आकार में था, और ये एग्जाम्पल में, ये उदाहरण में क्या है, वर्तुल आकार में ये जो छड़ है वो गति कर रहा है। ओके, तो इसलिए इसमें कोणीय विस्थापन होगा और उसमें वेग आएगा, इसमें कोणीय वेग आएगा। उसके बाद जो अभ्यास 6.3 है, एग्जाम्पल नंबर 6.3, वो भी ये ईएमएफ का ही एग्जाम्पल है। तो एक लंबी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे है। तो n कितने हो गए, प्रति इकाई फेरों की संख्या 15
फेरे सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने होंगे 15,000 फेरे मीटर। ओके, इसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.1 सेकंड में कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो यह एक क्या है, परिनालिका क्षेत्रफल, वो कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। और I1 कितना होगा 2 एम्पियर और I2 कितना होगा 4 एम्पियर। तो यहाँ पे 0.1 सेकंड में जो प्रवाह की धारा है वो 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रही है। तो इसमें जो परिवर्तन का दर होगा क्या होगा 4 - 2 = 2 एम्पियर। और टाइम का जो परिवर्तन का दर क्या होगा 0.1 सेकंड। तो di/dt = 2/0.1, तो क्या होगा 20 एम्पियर पर सेकंड। ओके, तो परिनालिका से जुड़ा फ्लक्स कितना होगा phi = B × A। तो यहाँ पे B क्या है, तो परिनालिका में बहने वाली धारा से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, तो वो कितना होगा μ0 Ni। ये आपने इसके आगे वाले अध्याय में सीखा होगा। तो phi = μ0 Nia। तो प्रेरित EMF कितना होगा E = -dφ/dt। तो यहाँ phi कितना है μ0 Nia जितना। तो यहाँ पे μ0 N और A वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसलिए इसको बाहर निकल दिया। और di/dt, यहाँ पे di/dt का वैल्यू हमने कितना निकाला है 20 एम्पियर पर सेकंड। और यहाँ पे जो प्रेरित EMF का हम केवल मूल्य निकालते हैं, तो यहाँ पे जो माइनस जो चिन्ह है उसको हम नहीं लेते, वो क्या दर्शाता है, उसकी दिशा दर्शाता है। तो E कितना होगा μ0 की वैल्यू 4π10⁻⁷ और आगे की वैल्यू यहाँ जो हमने निकाली है वो सब रख के E कितना मिलेगा 7.54 × 10⁻⁶ वॉल्ट। तो ये है विद्युत वाहक बल की वैल्यू। तो ये जो दोनों थे ये प्रेरित EMF के एग्जाम्पल थे। ओके, उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो है टॉपिक नंबर 6.9 प्रेरकत्व। ओके, ये IMP टॉपिक है इस चैप्टर का। तो एक कुंडली के निकट रखी दूसरी कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन से अथवा उसी कुंडली में जो फ्लक्स है उसके परिवर्तन से उस कुंडली में जो विद्युत धारा प्रेरित हो सकती है। तो ये दोनों स्थितियाँ अगले 2 उपखंडों में अलग अलग वर्णित की गई है। तथापि इन दोनों स्थितियों में कुंडली में फ्लक्स धारा के समानुपाती है। यहाँ पे जब एक कुंडली रखी होगी और उसके पास दूसरी कुंडली होगी, तो एक कुंडली को दूसरी कुंडली के जब हम निकट ले जाते हैं तो जो दूसरी वाली कुंडली है उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अथवा उसी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होगा। तो ये उस दरमियान क्या होगा, उसमें जो विद्युत धारा होती है, उस विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो प्रेरित होता है। तो वो प्रवाह जो है वो उसके फ्लक्स के समानुपाती है। phi b is directly proportional to I। ओके, तो इससे अतिरिक्त यदि समय के साथ कुंडली की ज्यामिति नहीं बदलती, समय के साथ जो कुंडली की जो उसके आकार है, उसका ज्यामिति है वो बदलती नहीं है, तो क्या होगा dφ/dt is directly proportional to di/dt। ओके, तो समीप लिपटे n फेरों वाली जब कुंडली के सभी फेरों से समान चुंबकीय फ्लक्स संबंध होता है, जो n फेरों वाली कुंडली है तो
उस सारे n फेरों में समान चुंबकीय फ्लक्स उसमें समान चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो जब कुंडली में फ्लक्स फाई भी परिवर्तित होता है तो प्रत्येक फेज प्रेरित विद्युत वाहक बल में योगदान करता है। उस दरमियान जब जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें जो प्रत्येक फेरे होते हैं वो जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसमें योगदान करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, एन फाई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि जो एन फेरे हैं सभी जो चुंबकीय फ्लक्स जो परिवर्तित होता है उस दरमियान जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसमें योगदान करते हैं, इसलिए यहाँ पे एन लिखा गया है। तो इस संबंध में समानुपातिक स्थिरता को प्रेरकत्व कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का जो समानुपाती है, प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है उसको निकल के हम स्थिरांक लिखते हैं। तो जो स्थिरांक होगा उसको हम प्रेरकत्व बोलते हैं। तो प्रेरकत्व का मान कुंडली की ज्यामिति तथा उसके पदार्थ के नेज गुणधर्मों पर निर्भर करता है। ओके, जब कुंडली की ज्यामिति चेंज होती है तो जो प्रेरकत्व होता है वो भी चेंज होता है। तो प्रेरकत्व एक अदिश राशि है क्योंकि वो एक स्थिरांक है इसलिए। और इसकी विमाएँ क्या है, m1, l2, t-2 और a-2, जो कि फ्लक्स की विमाएँ तथा धारा की विमाओं के अनुपात द्वारा व्यक्त की जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स और धारा इन दोनों का जब हम अनुपात करते हैं तो क्या मिलता है, क्या बनता है, तो वो प्रेरकत्व ही बनता है। तो उन दोनों का जब अनुपात करेंगे, उन दोनों के जो विमाएँ है उसका अनुपात करके हमें ये प्रेरकत्व के जो विमा है वो मिलती है। और प्रेरकत्व की ऐसा मात्रक क्या है, हेनरी, और उसको कैपिटल H से हम दर्शाते हैं। और प्रेरकत्व के दो प्रकार है, एक अन्योन्य प्रेरकत्व और दूसरा है स्वप्रेरकत्व। और इन दोनों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।